खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत यूँ ही लगता है कि मिलने वाली है और ये हुकूमत बून होगी या बेन होगी, जो क्योंकि वहाँ पे जो सूरत अवाल है क्या उससे ओहदा बरा होने की सलाहियत ये रखती है। इधर तो हम देख ही चुके हैं जितनी सलाहियत है इसमें, जिसका जिक्र वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया और बाद में थोड़ा सा अपना रद्द-बदल भी किया अपनी टोन में, लेकिन बहरहाल बाई एंड लार्ज उन्होंने अपनी नैरेटिव वही था। इस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब और सदर मोहतरम की दरमियान एक और मुलाकात हुई है, और लेकिन इस मुलाकात के साथ मैं खोड़ो साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था। दैट इंडिकेट्स थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल बिटवीन दीज टू बिग विग्स। तो इस हवाले से बात करेंगे। उधर लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, क्रैक डाउन की बातें हो रही हैं, और पीटीआई के अंदर एक स्प्लिट हमें नज़र आती है जिसमें अलीमा खान साहिबा इमर्ज करके ऊपर आती नज़र आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप जो सपोर्ट कर रहा है सुहेल आफरीदी साहब को। ये अंदर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई कहाँ लेके जाएगी, इस पर बात करेंगे। मक्का मुआहदे के हवाले से बातें बहुत हो रही थी, मगर आज फिर जो ईरानी एक वज़ीर ख़ारजा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, और ये बेहतर है कि अगर इस्लामी दुनिया में, क्योंकि इसके साथ ये जहन में रहे कि जो आज स्टेटमेंट नेतान्याहू ने दी है, उसने खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है ट्रंप के ख़िलाफ़। उसने कहा मैं किसी मुआहदे का पाबंद नहीं हूँ। तो थिंग्स आर नॉट सिंपल, बड़ी पेचीदा चीज़ें हैं। इस पर बात करेंगे। एनर्जी पर ताकतवर हल्के मुतारक हो गए हैं, और ये आई डोंट टेक इट मोर देन अ जोक, इट्स अ जोक, और ये क्रूअल जोक है जिसने इस मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया। और जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो कह रहे थे ना कि हमने आपको डिफ़ॉल्ट से बचाया, नो, आज नेट पे जाके मारें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इज अमंग्स दोज 3-4 कंट्रीज जो परमानेंट अनडिक्लेयर्ड डिफॉल्ट की सिचुएशन में है, और इसकी वजह ये बिजली के मुआहदे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा जो वहाँ पे मारा गया, मगर मैं आज बड़ा हैरान हुआ, वो क्रिप्टो करेंसी का मामला है अमीर, मगर हुक्मरान वहाँ के उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर इससे ज़्यादा हैरत मुझे तब हुई जब हसन मुर्तज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, और मैंने मियाँ साहब से बात की कि ये आज की है, वो गाज़ियाबाद में होने वाले रेप का जिक्र कर रहे थे। क्या खूबसूरत मुकाबले हैं आपके, यानी हम अब ये फैसला करेंगे कि तुमने हमें गाज़ियाबाद में सवाम को ज़्यादा जलील किया या कराची में उस बच्चे को मार के ज़्यादा जलील किया। क्या खूबसूरत जमहूरी मुकाबले हो रहे हैं। मियाँ साहब इस पर भी बात करेंगे, मगर पहले कश्मीर के हवाले से आ जाते हैं। कश्मीर को हैंडल कर लेंगे ये जो मुस्लिम लीग नून वगैरह आई है, क्योंकि बकौल वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तो उनसे हैंडल हुआ नहीं, सिस्टम यहाँ कोलैप्स कर गया, तो वहाँ ये क्या करेंगे मियाँ साहब? देखें गाइस साहब, पहले तो जो वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं तीसरे मरहले पे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के। तीसरे मरहले के इलेक्शन हो रहे हैं, 4 हलकों में हो रहे हैं, और जो बाकी इलेक्शन होने थे 7 सीटों पे वो अभी नहीं हुए, वो अगले मरहले में होंगे, क्योंकि रावला कोर्ट में जो अनरेस्ट है उस वजह से वो मुलतवी कर दिए गए हैं। 4 हलकों में जो है इलेक्शन, इसमें बड़ा कांटेदार मुकाबला है और मिला जुला रुझान रहेगा। कुछ सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को और कुछ पीपल्स पार्टी को, एक शायद 2 सीटें मिलें, और एक सीट जो है वो सरदार अतीक वाली, उस पर बड़ा कांटेदार मुकाबला है। और जो आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं, एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है, शायद अवामी दोस्त बाजू, वो उम्मीदवार जो है वो, मैं अभी रिजल्ट देख रहा था, काफ़ी आगे जा रहे हैं। तो काजी साहब ये तो यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आ गई है। अब इनके पास इस वक्त 24 सीटें हैं, इनको मखसूस सीटें अगर मिलती हैं तो वो मिलाकर, और आज की जो सीटें मिलेंगी वो मिलाकर जो है वो इनकी 30 से ज़ायद सीटें बन जाएंगी। लेकिन 2/3 अक्सरियत के लिए 36 सीटें चाहिए होंगी, और वो 36 सीटें या 35 से ज़ायद सीटें जो हैं वो हो सकता है अगले मरहले में इनको मिल जाएं। लेकिन अच्छा मियां साहब ये भी बताएं है कि मुस्लिम लीग नून अमन कर पाएगी। तो इस हवाले से एक हिकमत अमली सामने आई है काजी साहब, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वह हिकमत अमली ये आई है कि मुस्लिम लीग नून ने जो वहां पर रावला कोर्ट के इलाके के लोग हैं उनको कहा है कि वहां इलेक्शन होने दें, जो वहां से मुंतखब होगा हो सकता है वो वजीर आजम हो, और वहां से जो मुंतखब होंगे हो सकता है उनको हम कुलीदी ओहदा देकर वहां पर स्पीकर असम्बली जो है वो लगा दें, तो अपने फैसले जो है वो खुद वो करेंगे। तो इसलिए उम्मीद बंदी है कि वहां पर मामला बेहतर हो जाएंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये तो फैसला है रियासत का भी और नई आने वाली हुकूमत का भी होगा कि जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है और वहां पर दहशतगर्दी फैलाई है, उनको तो माफ नहीं किया जाएगा। वो जिन्होंने फोर्सेस के जवानों को शहीद किया है
उनको भी माफ नहीं किया जाएगा, जिन्होंने इमलाक जलाई है उनको माफ नहीं किया जाएगा। बाकी जो मासूम अवाम है उनके साथ बैठकर मुज़ाकरा जरूर होंगे, और ये अगले जो मरहला है कायद साहब वो बड़ा पुरअमन होने जा रहा है। जी कायद साहब। अच्छा, ये मियां साहब, एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वहाँ पे एक इलेक्शन उनका जिक्र भी आया, हरचंद के वो अभी कॉन्विक्ट नहीं है बल्कि मुलजिम हैं, कि एक उनके उम्मीदवार ऐसे भी थे जो रेप का यानी चार्जेस है। गार्डियन में ये खबर छपी और 2-3 चैनलों पे भी आई, मगर अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। यू नो, यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मगर फिर भी टिकट देते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए। लोग यहाँ पर ज़मानत पे होते हैं तो हम उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा दे देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मोहसिन नकवी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो एक मुलाकात हुई है, इसमें मैं जो खोड़ो साहब की प्रेस देख रहा था, उसमें खोड़ो साहब का जो जाहिर है वो रिप्रेजेंट किसकी स्पोक्स पर्सन है, जरदारी साहब के, और वो तो आग बरस रही थी और वो नाम लेके वो कह रहे थे जी कि ये क्या है। तो इसका मतलब ये है कि उधर मामलात, यहाँ तक मामलात लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने तो बिल्कुल जो है मोहब्बत है और का ऐलान कर दिया, जिस तरह चाहे जो है वो मुक्तदरा करे और कोई बात नहीं। मगर वहाँ कुछ हालात मुझे लगता है अभी कुछ है दरमियान में कुछ मसाइल। मियां साहब देखिए कैसा मसाइल नहीं, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अभी तक जजों की अपॉइंटमेंट पर दस्तखत नहीं हुए, और जो हुकूमत है वो कल इस पर जो है अपना लाहे अमल जो है सामने लाएगी कि हुकूमत ने क्या करना है। सदर जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किए और जो मुलाकातें हुई हैं वो फ्रूटफुल नहीं हुई हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। असल में जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके ताल्लुकात जरदारी साहब से बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनको अपना जो है वो रूहानी बेटा कहते हैं। उनको 2 ही उन्होंने आज तक कहा है, बच्चों नाम लिया है कि 2 बच्चे हैं। एक उन्होंने अनवार का नाम लिया तो उनको कहा हमारा बच्चा, और एक मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने कहा। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पूरे पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ है जिसमें ये फैसला हो चुका है कि सूबे बनने हैं, और ये फैसला हो चुका है कि सिंध के सूबे बनने हैं, तो इस पर जरदारी साहब जो हैं और पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि सिंध के सूबे बने, सिंध तकसीम हो। और यही वजह है कि जो मुलाकातें हो रही हैं वो नतीजा खेज नहीं हो रही। और इसमें लो और दो की पॉलिसी जहां तक है वो यहां तक हो सकता है कि पीपल्स पार्टी माने कि एक इंतजामी कंट्रोल के तहत जो सिंध की डिवीजन्स हैं या जिले हैं उनको बाइख्तियार कर दिया जाए, कोई मसला नहीं। उनको जो है मियां साहब मैं थोड़ा सा एक एंगल बदलता हूं, जिलाई हुकूमतें बना दी जाए, मैं आपसे सूबों पर वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, मेरी अर्ज सुने जरा, आज असल बात भी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप असल नहीं कर रहे थे, ये बात दुरुस्त है, मगर मैं एक और लेवल पे आ रहा हूं। जो नकवी साहब ने बयान दिया कि क्लैप्स कर गया और डिसफंक्शनल है, इसका मतलब क्या है? इसका आप इसकी तख्तीक करते हैं ना कि भाई कोई पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं, किसी दफ्तर में चले जाएं तो आपका रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, ये यहां पे तासुर है। नंबर 2, आपको अवाम का पैसा अवाम पे आप खर्च नहीं करते, अवाम में बेचैनी है, कभी उधर से प्रॉब्लम आ जाता है, कभी उधर से प्रॉब्लम आ जाता है, केक श्रिंक कर रहा है। और जो आपकी रूलिंग इशराफिया है वो खुद जो है एक यानी जो प्राइवेटाइजेशन की इन्होंने, वो माफियाइजेशन यानी माफियाज क्रिएट हो गए। भाई वहां अगर हम कुएं में से कुत्ते को बाहर नहीं निकालते, पंजाबी की मिसाल दे रहा हूं, जरा क्रूड है मगर बड़ी बड़ी बरमहल है, तो भाई आप सूबे बना लें। मसला ये है कि यू आर नॉट रेडी टू डेमोक्रेटाइज द मनी दैट यू टेक इन ट्रिलियंस ऑफ रुपीज इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, अवाम पर खर्च नहीं करते। और जो आप खर्च करते हैं उसकी हालत हम देख चुके हैं। जो सड़क, अभी मैं आज एक सड़क पे आ रहा था, अभी बनी है इस बारिश के दौरान, आज उसमें फिर खड्डे थे। तो बात क्या है कि इशराफिया ये पैसे जमीन पर अवाम पर खर्च करने को तैयार नहीं है। सूबे बना लो, बना लो, मेरा कब्जा सिंध पर रहने दो, मेरा है उसके हालात ठीक नहीं है, उनको बता दिया गया है ये काम होना है, ये और गुड गवर्नेंस नहीं हो रही, ये बता दिया गया है कि निजाम जो है वो नाकाम हो चुका है। बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि ना गुड गवर्नेंस हो रही है, ना हुकूमत हो रही है, ना कोई मामला सीधे जो है वो चल रहे हैं। ये नमश्ता इतवार जो है वो मुस्लिम लीग नून पढ़ चुकी है। आप सर देखें, जो मलक अहमद खान साहब हैं वो मुलाकात करते हैं जरदारी साहब से। मलक अहमद खान साहब कौन है आपको पता ही है, वो कहां से हमारे ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून में तो हैं, लेकिन उनके ज्यादा जो है ताल्लुकात कहां पे हैं ये भी पता ही है।
मरियम नवाज साहबा जो है सीएम साहबा, वो एमपीएस को नहीं मिलती थी, अब वो एमपीएस को मिलती हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मोहसिन नकवी साहब हमारे जो वजीर दाखिला हैं, मुस्लिम लीग नून के वजीर दाखिला हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। ये कहां से आगे जो कल कहते थे कि वो हमारे तो नहीं है, वो कहीं और से आए हैं, और ये भी कहते थे कि उनकी मेहरबानी वो वजीर आजम नहीं बन गए, वो वजीर दाखिला रहे हैं। तो ये सारे जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानब जो है फुर्तियां हैं, तीसरी जानब जो है वो थोड़ी सी नाराजगी का इजहार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बताया जा चुका है कि ये होना है, जो कह दिया गया है वो होना है, क्योंकि इसके पीछे जो वर्किंग थी वो मुकम्मल की जा चुकी है। उसमें ये मुकम्मल तौर पर बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जा चुकी हैं कि कितने सूबे बनने हैं, ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि गवर्नेंस किस तरह होनी है, ये भी ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि इस्लाहात किस तरह होनी है। जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बारे में भी फैसला किया जा चुका है कि जो फैसला नहीं, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। वह यहां पर अब यार पहले तो इस तरह करें ना आ चुके हैं, इसलिए दोनों पार्टियां जो है वो निवस्ता द्वार पड़ चुकी है, मुस्लिम लीग नून ज्यादा पड़ चुकी है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो मेरी अर्ज सुने जी। पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के हवाले से बताएं कितने हजार ब्यूरोक्रेट्स के यूरोप में उन नेशनैलिटीज और प्रॉपर्टियां हैं। फिर हमारे साथ मुक्तदिरा, सबसे पहले आज जो अली डार साहब को एनर्जी याद आ गई है, इस हमारे तीनों मुआहदे खोलें, फिर हमें पता चलेगा यू मीन बिजनेस। क्या हुआ है यहाँ पे आप जो है 56,000 ब्लू पासपोर्ट किसके हैं? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, अगर 56,000 ब्लू पासपोर्ट किसके हैं? जरदारी साहब चले जाएं, कोई और आ जाए, कोई क्या फर्क पड़ेगा? इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। जब तक आप वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, जो कि अवाम के पैसे को का रुख अपनी फॉरेन बैंकों की तरफ, बैरून मुल्क प्रॉपर्टियों की तरफ मोड़ रहा है, अगर आप उसका नेक्सस नहीं तोड़ते तो कुछ भी नहीं होगा, एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम होगा। आप 10 किस्म के सिस्टम आजमा लें, नथिंग इज गोइंग टू चेंज अनटिल अनलेस ये जो मुंह को खून लगा हुआ है इसको हम जो है वो काबू में नहीं लाते। और हमको पता है मुल्क की मईशत बुरी तरह ब्लीड होती है। 11-12 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी एक साल में दुबई में खरीदते हैं। सिटी गवर्नमेंट जो है उनसे पूछें, पिछले 4-5 सालों से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, एक साल तो 18 बिलियन का यानी फिगर था कि जो पाकिस्तानी सेकंड बिगेस्ट बायर ऑफ प्रॉपर्टी इन दुबई जो थे वो। और मुल्क का क्या हाल है? 1.5 बिलियन के लिए इधर धक्के खा रहे हैं, हमारा वो स्टेटस ना खत्म कर दें। कैसा मुल्क का जो हाल है वो बेहतर करना है सर। अभी हम ये स्टोरी देंगे कि मुल्क का जो हाल अभी वजीर पेट्रोलियम साहब ने कहा है वो क्या कहा है, उसकी बैकग्राउंड पे क्या है, और हुकूमतें क्या करती रही हैं, जो चेयरमैन नैब ने कहा उसके बैकग्राउंड में क्या है और क्या होने वाला है, ये तो हम स्टोरी देंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन सर जो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम है उसको गौर से पढ़िए, उस पर नजर रखिए। असल में ये हालात जो है वो ठीक नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर के ओहदे के हवाले से एक नवीद सुना दी, नवीद तो नहीं मैं कहूंगा, पेशगोई कर दी, जो कि सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि मैं पेशगोई नहीं करता, मैं तो अल्फाज जो है वो लिखता हूं और टेढ़े मेढ़े अल्फाज लिख देता हूं, पता नहीं क्या बन जाता है। बहरहाल उन्होंने ये बात कर दी है सारी। अगर आइंदा का नक्शा देखा जाए तो क्या ये ओहदा जो है वो सदर जरदारी साहब के पास रहेगा? क्या इसी तरह वो सदर रहेंगे? जो कि नून लीग बार बार कहती है कि अगर फॉर्म 47 है तो सबसे पहले उस ओहदे पर जो है वो नजर दौड़ाई जाए। ये मामला किधर जा रहे हैं सर? उधर ही जा रहे हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन यहां पर बयान कर दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अब ये सिस्टम को ठीक करना है ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। इसको जो है वो आप डिवीजनों तक ले आए, सूबे बना लें, या डिवीजन जो है उनको मजबूत कर लें, या जिलों को मजबूत कर लें, लेकिन फैसला हो चुका कि साहब अगर आपने डिफॉल्ट बाकायदा देखें ना, मैं इस बात पे एक सीरियस बात कर दूं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारा डिप्लोमेटिक कद बढ़ा है उसकी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट हमें दिवालिया डिक्लेयर नहीं कर रही। एक टूटी बंद करनी है उन्होंने, सिर्फ एक टैप इस तरह क्लोज करनी है। आज जो हमारी क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से तुर्की के साथ मुआहदा और जो हमारी सिक्योरिटी वो उसकी वजह से हम बचे हुए हैं, बाकी तो बेड़ा ही गर्क है सारा और उसकी तरफ कुछ देख नहीं रहा। और अब ये मैं बता दूं नहीं होगा, उस हवाले से भी मैं एक अपनी जो है वो कुछ स्टोरीज, कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखूंगा। कायद साहब, ये जो मुलाकात का डोल डाला जा रहा है कि मुलाकात कराएं वरना हम जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, इस पर बात कर लेते हैं। और बहुत सा जो है वो लश्करकशी करने की कोशिश जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं। आज भी जो सीएम केपी के हैं उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
आज भी उन्होंने ये बातें की, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना देंगे, हम अडियाला जेल के सामने भी जाके जो है वो धरना देंगे, वहां मुलाकात के लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है, या मेरी जो इतलात है, कि मुलाकात इस तरह तो नहीं होनी, और मुलाकात जो है वो किसी ब्लैकमेलिंग से नहीं होगी। मुलाकात तो शेड्यूल के मुताबिक होगी, और ये इंश्योर कराना पड़ेगा पहले कि वो मुलाकात जो है वो गैर सियासी होगी। अगर सियासी लोग मुलाकातें करेंगे तो उन पर तो पाबंदी है, तो मुलाकात तो नहीं होनी, और मुलाकात में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी। और जहां तक ये 27 सितंबर है, उसमें तो इख्तलाफात ही बहुत हैं। आपने देखा कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो अपनी बोली बोल रहे हैं, उनको बुलाया गया, वो कहते हैं कि रात के 12 बजे मुझे मैसेज करते हैं, मैं रात के 12 बजे तो सो जाता हूं। दीगर जो हैं वो आज ऑडियो लीक्स भी हो रही हैं आपस के अंदर, जो है वो लड़ाइयां इनके सामने आ रही हैं। तो क्या ये बेल मंडे चढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या आपको इस्लामाबाद पर जो है वो लॉन्ग मार्च होता हुआ नजर आ रही है? मुलाकात तो मेरे मुताबिक, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक तो मुलाकात नहीं हो रही। मुझे ब्रेक लेनी है। हम तो नहीं चाहते यहाँ अमन अमान खराब हो, मगर बात यह है कि जो माशाल्लाह हुकूमत को देखे तो माशाल्लाह, अपोजिशन को देखे तो माशाल्लाह, हर तरफ से ही मतलब कहीं को बेटर सेंस प्रिवेल करती नज़र आ रही है। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। ये जो मुआहिदा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या एक नया सिक्योरिटी सेटअप बन रहा है, एक सेकंड टियर ऑफ सिक्योरिटी बन रहा है इस रीजन में। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, इस पर बात करेंगे। और मज़ीद खबरें भी हैं, ये क्रिप्टो करेंसी की ज़िमन में मीर रज़ा का जो एक बड़ा बहीमाना कत्ल, उस पर बात करेंगे। और फिर उस पर जो जवाब आया है पीपल्स पार्टी का। एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये जो मक्का मुआहिदा हुआ है, और उसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आए हैं। 3 ममालिक के दरमियान ज़ाहिर है हम जानते हैं, मगर इसमें मैं इसको साथ एक थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट करके आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। आज नेतन्याहू ने खुल के बगावत का ऐलान कर दिया है। गार्डियन की स्टोरी है, बाकी अखबारों में भी छपी है कि जनाब उसने कहा कि हम बिल्कुल किसी का कोई हिस्सा नहीं है, हम कोई अमन नहीं। और उसने जो शर्त रखी है वो ये है कि अनकंडीशनल सरेंडर, एक तो वो विदड्रॉ नहीं करेगा गज़ा से, और सेकेंडली वो ये कह रहा है कि मैं जो है वो जिस वक्त तक टोटल हमास सरेंडर नहीं करता मेरा कोई वायदा नहीं है। एक तो चलो ये अच्छी खबर है कि एक तो मियाँ साहब देखे ना, जब आप कोई गुंडा पालते हैं तो एक दिन आपका गिरबान ज़रूर पकड़ता है। लालू यादव प्रसाद जो अब कब से सीएम है और उसकी राबड़ी देवी भी रही है, वो एक वहाँ के बड़े लीडर का आगे फ्रंट मैन था। वो एक दिन उन्होंने कहा भाई मैं इसको क्यों इलेक्ट करा रहा हूँ, मैं खुद क्यों नहीं, तब से वो ही इलेक्ट हो रहा है। तो व्हेन एवर यू स्पॉन्सर रिएक्शन इट हिट्स बैक। यही हमारे साथ हुआ अल्ताफ हुसैन के चक्कर में, यही अब अमेरिका के साथ हो रहा है। वो तो अब इसके गल पड़ गया अपना, जैसे पंजाबी में कहते हैं इसके। अच्छा अब दूसरी तरफ अमेरिका की ये हालत है कि वो कहते हैं जी कि आज उनके खबर आई, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इतना खतरा है कि जो डिप्लीशन हुई है, यानी मुराद ये कि जो हमारा असले की कमी है जिसको साल लगेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि रशिया या चाइना उस पर हमला करने जा रहे हैं, मगर एक बात तय है कि अब वो ईरान के साथ लड़ाई सस्टेन नहीं कर सकता। तो अब ये है, और मेरा ख्याल में इसमें ये आपके सामने खबर है, ट्रंप्स ईरान डायलेमा, ही इज स्टक इन वॉर विद नो एग्जिट इन साइट। अच्छा, अब क्या है, जाहिर है अंदर की कंट्रडिक्शंस हैं। उसका इलेक्शन है, उसके इलेक्शन में बुरी तरह उसके मुखालफ जो हैं वो तेज़ी से, जो डेमोक्रेट्स में जो DSA है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, वो तेज़ी से उनका ऊपर की ऊपर आ रहे हैं, वो उसके गले पड़ा हुआ है। और सेकेंडली खुद उसकी अनपॉपुलैरिटी, फिर उसके बाद अबनाए हरमूज, जो 5 शराइत रखी हैं, आपने पढ़ी होंगी वो 5 शराइत जो ईरान ने रखी हैं, और उसने वो कहते हैं यार मुझे ये खोल दो हरमूज, मैं वापस जाऊं। वो कहते हैं नहीं, तुम पहले हमारे पैसे जो हैं वो दो जो तुमने फ्रीज कर रखे हैं, उसके बाद कोई हमला लेबनान पे नहीं होगा, गजा पे कोई हमला नहीं होगा। उसके अलावा ये 4-5 शराइत जो ज़ाहिर है इजराइल के लिए एक डेथ नेल है। तो मियाँ साहब ये कहानी पेचीदा है, मगर इसमें अच्छी बात यह है कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अमेरिका डिफेंसिव पे है, इजराइल डिफेंसिव पे है, और पीछे धकेल रहे ईरान उन्हें। और
उधर आपस में भी लड़ाई शुरू हो गई है उनकी, जो है काबीना में भी लड़ाई हो रही है उधर। उसके अलावा अभी कोई पता नहीं है, ये नवंबर में इलेक्शन है गालबन, या अक्टूबर में इसका नेतान्याहू का, ये जेल में जाते हैं या कहाँ जाते हैं। वैसे तो उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए, विच द प्लेस ही डिजर्व्स, बट ये है क्राइसिस। योर टेक ऑन इट। अमेरिका मिलिट्री इज डेंजरसली एक्सपोज्ड। चार मौजूआत पे आपने बात की और चारों पर जो है वो बड़ी खबरें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले तो जो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इसको कहा गया है, इस पर जो है वो पाकिस्तान ने ईरान को इत्मीनान में ले लिया है। कहा जा रहा था कि तहफ़्ज़ात का इजहार किया जा रहा है ईरान की जानिब से, कोई तहफ़्ज़ात का इजहार नहीं है, बाकायदा तौर पर इत्मीनान में लिया गया है। आज भी इसहाक डार साहब की अब्बास अरागची साहब से बात हुई है और रवां माह जो गुजर रहा है इसमें इसके आखिर में जो ईरानी क़यादत है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ना सिर्फ उनको इत्मीनान में लेगा बल्कि इत्मीनान में लिया जा चुका है, बल्कि ये फैसला हुआ है कि ईरान भी आगे मुस्तकबिल में इस मुआहिदे का हिस्सा बनेगा और 8 ममालिक टोटल जो है वो इस मुआहिदे का हिस्सा बनेंगे और इस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब ईरान जो है वो अगले मरहले में, यानी कि आखिर में जब अपना हरमोज का मसला हल हो जाएगा, अमेरिका से मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, तो फिर ईरान भी इसमें आएगा और ये बाकायदा तौर पर 8 मुल्कों का बड़ा इश्तराक जो है वो इस मुआहिदा होगा और ये दिफाई मुआहिदा भी होगा और तजारती मुआहिदा भी होगा। इसमें जो है वो तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कतर, कुवैत और बहरीन और मिस्र जो है वो शामिल होंगे और हो सकता है कि कोई दीगर ममालिक भी इसमें आ जाएं, तो इसमें कोई इस इत्तेहाद को कोई मजायका वो एतराज़ नहीं है। जब ये 8 मुल्की मुश्तरका इत्तेहाद बन जाएगा तो इसकी कुव्वत जो है वो बहुत बढ़ जाएगी कायद साहब, और इसमें जो फौज बनेगी टोटल वो 25 लाख जो है वो फौज जो है वो फौजियों पर मुश्तमिल होगी और 50 लाख जो है वो इसका मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो होगी। और आप अंदाजा करेंगे कुल फौजी तैयारे जो हैं वो उसका अंदाजा लगाया गया 5500 और फाइटर तैयारे 1400 होंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एटमी अमरेला भी है, एटमी कुव्वत है, तो पाकिस्तान के जो 170 वारहेड हैं वो भी इसमें इस जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा होंगे। तो ये एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है। दूसरी बात सर नेतान्याहू की आपने की, नेतान्याहू जो है वो उसने ये चैलेंज नहीं किया अमेरिका को सिर्फ कि मैं गजा मुआहिदा को नहीं मानता, असल में आज 2 मोसाद के जो आला अफसर हैं उनको बरतरफ कर दिया गया वहां से, उनकी जो मोसाद की जो एजेंसी है उसके जो सरबराह हैं उन्होंने बरतरफ किया। क्यों बरतरफ किया? एक तो वजह यह थी कि ईरान में जो उन्होंने रजीम चेंज करनी थी उसमें नाकाम रहे, ईरान के अंदर जो फसादात डालने थे उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसमें वो नाकाम रहे, और दूसरा ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहे, तो वहां इसलिए उनको बरतरफ किया गया है। नेतान्याहू कभी भी गजा से नहीं निकलेगा, नेतान्याहू आगे बढ़ेगा, वो लेबनान पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। असल में ये जो इत्तेहाद बना है इसमें 2 मुल्कों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 2 मुल्कों को बहुत तकलीफ है बल्कि कहना चाहिए, एक इजराइल है, दूसरा इंडिया है, और ये दोनों जो है वो बाकायदा तौर पर इत्तेहाद कर चुके हैं। उससे पहले ही इनका दफाई मुआहिदा था, अब ये इसकी जो है वो दोबारा तजदीद कर चुके हैं और ये ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ेगा, उसने बढ़ना है। और अमेरिका को जो है वो कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, मैं आपके पीछे नहीं जाऊंगा, मेरे पीछे अमेरिका आए, वो ये उसको अमेरिका को कह रहा है। तीसरी बात सर जो आपने की अमेरिका के अंदर की लड़ाई, अमेरिका के अंदर की लड़ाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहां पर 13 अरब डॉलर का जो असला था वो गर्क हो गया उसका, और जो वहां पर ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई उससे उसका तखमीना कहीं ज्यादा है। उनके 42 जहाज जो हैं वो तबाह हुए हैं। अब आपने ट्रंप को देखा कि उन्हें वजीर जंग से वजाहत तलब कर ली, वजीर जंग ने अपने डिप्टी से वजाहत तलब कर ली। वहां पर एक जो है वो गुमसान की जंग है आपस में, क्योंकि वो कहा यह जा रहा था पहले ट्रंप को कि वो ना जाएं जंग में, लेकिन जो नेतान्याहू जो हैं वो जंग में गए और व्हाइट हाउस में जब वो पिछले दरवाजे से दाखिल होकर उन्होंने साजिश की तो वो साजिश कारगर उस वक्त तो साबित हुई, लेकिन बाद में अमेरिका को जो है इसकी मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए नवंबर में जो इलेक्शन है वो कहा गया है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है वो ट्रंप जो है वो हारने जा रहे हैं। इसलिए जो इजराइल है, अच्छा मियां साहब एक खबर और है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की वो उसमें साजिश में है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और उसने लेबनान को जो है वो खास तौर पर निशाना बनाना है। इसीलिए ईरान ने जो आपने 5 सर 1 मिनट जो ईरान ने 5 शराइत अपने सामने रखी हैं वो इसलिए उसने लेबनान और गजा का
पहलू टाइम रखा कम है है कि अगर अमेरिका से बातचीत होनी है तो पहले इन पर जो है इनको एड्रेस किया जाए। मैं एक और खबर दे दूं, आज खबर जी, जी, थी, साहब। एक कैलिफोर्निया के एक हिस्से पे साइबर अटैक हुआ है और वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और वो कह रहे हैं जी कि कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पे कि ईरान दोस्त लोग थे और वहाँ पे जो है यानी साइबर अटैक शुरू हो चुके हैं। ये भी एक खबर आई है और आज अमरीकी मीडिया में ही ये छपी है। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि वो क्या किस लेवल का था अटैक वहाँ पे। दूसरा ये कि मियाँ साहब, ये एनर्जी तो फेस्टरिंग वूंड है। इस एनर्जी ने तो इस मुल्क की सार सैप कर निकाल ली। सारा जो आपको एलानवी ताल होता है ना, जिसे आप कहते हैं गालबन जर्मनी में, वो सारा निकाल लिया बाहर उसने। और इस पे मैं जो पहले कह रहा था, जो नकवी साहब से हम एक अपील ही हो सकती है, यार आप कुछ ना करें, ये मुआहदे खुलवा दें, ये आप IPPs के मुआहदे खुलवा दें। जो मलाइशिया में महातर मोहम्मद ने खोले थे तो ये सारे दुड़की लगा के भाग गए थे वहां से, इन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया था। और जब तक आप एनर्जी को ठीक नहीं करते, आपकी मैशत नहीं उठेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं जाएगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो इन्होंने शुरू किया है वो खत्म नहीं होगा। बाकी सारी बिजली से मियाँ साहब आप इस पर बात कीजिएगा, बिजली वो को हमाला है ये जो बर्बादी का, इससे बेहतरी की हर कोशिश काविश टकरा के पाश होती रहेगी और हम वहीं खड़े रहेंगे बल्कि पीछे जाएंगे। जी मियां साहब। देखिए कायद साहब, जहां एनर्जी का मामला है पाकिस्तान के अंदर, तो ये तो आप 1994 से लेकर अब तक जो साजिश हो रही है बाकायदा तौर पर इस हवाले से, वो पकड़ी गई थी पहले, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस पर काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो बात हम फोरेंसिक ऑडिट की करते हैं और इसको अगर जो चेयरमैन नैब हैं उनके बयान से मिलाकर देखा जाए तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं 4 माह के अंदर अंदर जो IPPs हैं उसके जितने भी टाइकोन्स हैं, बल्कि वो कल्प्रेट कहते हैं, उनको बाकायदा तौर पर कटारे में ला सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुकम्मल काम जो है हो चुका है, ये तमाम जो वर्किंग है उस पर मुकम्मल हो चुकी हुई है कि जो IPPs हैं उन्होंने कितनी कैपेसिटी पेमेंट ली, कितने वो जो है परसेंट चले, उनकी हीट रेट क्या था, उनका प्लांट फैक्टर क्या था, उनकी एफिशिएंसी जो कागजों में लिखी हुई थी वो क्या थी, मशीनरी जो थी कागजों में लिखी वो क्या थी, वहां मशीनरी कौन सी लगी, ये तमाम जो वर्किंग है इसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब इसकी इजाजत जो है उनको चाहिए कि वो जो है इन पर काम करें, तो इजाजत तो उनको तकरीबन मिल चुकी है, इसका ऐलान होना बाकी है, वो आगे आने वाले दिनों में ऐलान हो जाएगा। वजीर पेट्रोलियम जो है उन्होंने बड़े तहफ्फुज़ात का इजहार किया है कायद साहब, और वजीर पेट्रोलियम जो है वो मुस्लिम लीग नून के वजीर पेट्रोलियम है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। ये जरा बयान देखें, मैं कल देख रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे थे कि सर ये बयान देखें, मैं कायद साहब करप्शन के समंदर में फेंक दिया गया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। चेयरमैन नैब साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हैव पुट इन माय रेजिग्नेशन कि भाई नहीं, अगर मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ठीक नहीं कर सकता, तो फिर मैं नहीं कायद साहब, हाथ वो जो कह रहे हैं ना हाथ बंधे हुए, उसका मतलब है सर, उसका मतलब है उसका मतलब यह है कि 50 करोड़ से जायद के वो केसेस जो हैं गबन के वो देख सकते हैं, नीचे के नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको जो ये जो बैरियर है इसको हटाया जाए। 50 करोड़ तो पीनट है, तमाम वर्किंग मुकम्मल है और वो बैरियर हटाने का अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो बैरियर हट जाएगा सर। इसमें बाकायदा वर्किंग हो चुकी है, इसकी मंजूरी दी जा चुकी है नैब के लेवल पे। अब वो मंजूरी जो है दोबारा इसमें तरमीम करें, वहां से होनी है। नहीं तरमीम, ये अब तो उन्होंने कर दिया ना, ओनस जो है वो ओनस नैब पे है। अगर वो तरमीम जैसे ही हो गई तो ये सारे रास्ते खुल जाएंगे, उनके हाथ खुल जाएंगे कायद साहब। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना, खुलने वाले हैं, ये सारे कटारे में आने वाले हैं, IPPs कटारे में आएंगे, और वो भी आएंगे जिन्होंने सरकारी कंपनियों में की मशीनों में तेल की जगह पे राख डाली है, जिन्होंने उसमें मिलावट शुदा तेल डाला। यार वैसे तुर्की की कंपनी आई थी लाहौर में, इसको पैसे देने हैं। मियां साहब, एक तुर्की की कंपनी लाहौर में भी आई थी सफाई की। सर आपने देखा नंदीपुर कैसे खराब किया गया, नंदीपुर पावर प्लांट कैसे खराब किया गया 525 मेगावाट का। वो तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान फोरेंसिक ऑडिट मैंने पढ़ा है। नहीं फोरेंसिक ऑडिट मैंने पढ़ा, मैं आपके सामने रखता हूं। फोरेंसिक ऑडिट में लिखा गया है कि उसमें मिलावट शुदा तेल डाला गया, उसकी मशीनें जो हैं वो उसमें राख डाली गई, राख डालकर उसकी मशीनें खराब कर दी गई। अब वो जो है वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चलता। नीलम झेलम को कैसे खराब किया गया,
लाखड़ा पावर को कैसे खराब किया गया, मुजफ्फरगढ़ को कैसे खराब किया गया, पावर कंपनी को, ये जामशोरो पावर कंपनी को कैसे खराब किया गया, और उनके नट बोल्ट जो है वो उसको चेंज कर दिया गया, सिर्फ उसको चेंज करके 2 अरब रुपए ले लिए गए। मियां साहब सर यहां तो बहुत एक एक कदम पे करप्शन है, अरबों रुपए की, जिन्होंने सारे का सारा मामला जो है वो उसका पर वर्किंग तैयार है। नहीं मियां साहब, जो ब्यूरोक्रेट उस वक्त ये मुआहदे करने में शामिल थे, जो उस वक्त के हुक्मरान थे, सबको सामने लाएं यार। बिल्कुल थे। साइकिल की चोरी पे मार मार के खाल उतार देते हो थाने में, और बच्चियों को उठा के ले जाते हो और थाने में रेप करते हो, और फिर हम उनका बाल भी बाका। सेक्रेटरी साहब जो है सर, देखे ना साहब, एक सेक्रेटरी साहब जो है वफाकी सेक्रेटरी, उसकी प्लानिंग में भी शामिल होते हैं, फिर उसके मुआहदों में भी शामिल होते हैं, और फिर उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें भी शामिल होते हैं। वो इतना लंबा अरसा गुजारते हैं, वो क्यों गुजारते हैं? वजह सर 7 साल से एक ही पूरी टॉप 10 जो है वो पावर सेक्टर में रहती है। वजह 2008 से लेकर 2013 गुजर जाता है, आगे मुस्लिम लीग नून का दौर आ जाता है, उसमें भी वही लोग होते हैं। क्या वजह है? वजह यही थी कि वो लेके चल रहे थे सारी करप्शन के मामलात को। मियां साहब, इस वक्त आज कल वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है जो हमने देना है। उन्होंने यह कहा कि पीडीएल पीएल जो है वो लिया गया, लेकिन उसकी जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं की गई। किसने करनी थी सर? 2008 से लेकर 2013 तक 400 अरब रुपए का पीडीएल आया, वो कहां गया? उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये 400 अरब रुपया कहां है, तो उन्होंने कहा कुछ पता नहीं। अच्छा, 2013 से लेकर अब तक पीएल लिया जा रहा है, पेट्रोलियम लेवी, और इसमें कई हजार अरब लिया गया, वो कहां है? आज भी हमने 1500 अरब रुपए देने हैं सर। आज भी हम कहते हैं 5 अरब डॉलर लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। आज भी हम कहते हैं 500 जो मिलियन डॉलर लगेंगे हमारी स्टोरेज के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहां नहीं है? कैसे नहीं है? पैसे किधर गए? पीएल किधर गया? यही एक सवाल है सबसे बड़ा। अच्छा, कि पेट्रोलियम लेवी के कई हजार अरब रुपए कहां गए? अच्छा, ये तुर्क कंपनियों का क्या कहानी है? ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए आ रही हैं, वो क्या किस्सा है? जी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है काजी साहब। ये खुशखबरी ये है कि तुर्की की कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में, इसको ऑफशोर कहते हैं, ये समंदर में तेल जो की तलाश करेंगी, गैस की तलाश करेंगी, क्योंकि समंदर में डीप ड्रिलिंग जो है उसमें ये असेसमेंट है कि बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। कैकड़ा 1 में पहले तेल की तलाश हुई, और उसमें आज भी माहिरीन कहते हैं कि वहां पर एशिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। वो क्यों कैप कर दिया गया, वो एक अभी तक राज है। लेकिन तुर्की की कंपनियां जो हैं वो अब 120 मिलियन डॉलर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगी और समंदर में तेल और गैस की तलाश करेंगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो समंदर के ब्लॉक्स हैं उसमें जो डीप ड्रिलिंग की जाएगी उसमें बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि वजीर पेट्रोलियम कहते हैं कि हमारी पेट्रोल की जो सालाना बल्कि योमिया जो खपत है वो 5 लाख बैरल है, और हमारी जो योमिया लोकल पैदावार है वो 70,000 बैरल है। और इसको बढ़ाकर अगर हम 1.5 लाख बैरल पर ले जाते हैं, 2 लाख पर ले जाते हैं, तो हमारा दरामदी बिल जो है वो 70% कम हो जाएगा। और ये खुशखबरी है कि तुर्की की कंपनियां जो हैं वो यहां पर आ रही हैं, और वो ये खुशखबरी दी गई है वजीर पेट्रोलियम की जानिब से कि आने वाले दिनों में बाकायदा ये काम शुरू हो जाएगा और ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी खबर है मियां साहब, यहाँ आए रिफाइनरी का कोई पहले भी क़याम की बात हुई थी, और मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, और फिर हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं थी। देखिए ना, ये जो आपने बात की है, एक तो ये इन्होंने हमसे लेवी ली, एक सेस लिया था, वो उसमें क्या खाद में था गालबन वो। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हमसे पैसे लिए कि जी डेवलप करेंगे ऑयल रिफाइनरीज को। वो पैसे किसने खाए? हम जो हर 1 लीटर में दे रहे थे। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, बट लेट्स सी। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे ये जो इतना बड़े क्राइम की जो वेव आई है, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि उसको फिर कवर अप किया जाता है, और इशराफिया के बच्चों में क्या इतनी डी जनरेशन आ गई है कि कभी हम एक का कत्ल देखते हैं, कभी रेप देखते हैं हम, और कभी जो है वो क्या कहानी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, ये जो कराची में एक कत्ल हुआ, उसकी 2 दफ़ा ऑटोप्सी हुई, माँ बाप बेचारे अजीब कर्ब में और अजियत में मुब्तला रहे, कौन इसका, ये क्या सिलसिला था,
और इसको कवर अप कौन कर रहा था? ये जो मीर रजा वाला किस्सा है, इस पे कुछ थोड़ी आपने रिसर्च की है? देखें काजी साहब, मैंने रिसर्च की है। इसमें एक तो ये केस जो है वो ख़राब किया गया है, इस कत्ल को जो है वो खुदकुशी बनाया गया, और इसमें अब तो उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अब तो जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि इसमें सिंध हुकूमत जो है मुलव्वस है, और इसमें बाकायदा तौर पर आज सारा दिन बाजार गर्म रहा सोशल मीडिया पे, और वो अफवाह थी या गलत खबर है वो तो बाद में पता चलेगा, इस पर तहकीकात चल रही हैं। वो शर्जील मेमन साहब का भी नाम आना शुरू हो गया, और वहां पर जो है वो एक गेस्ट हाउस जो है वो उसको भी मशकूक करार दे दिया गया। असल में जो मीर रजा केस है, इसको पुलिस ने खुदकुशी क्यों करार दिया, यह सबसे बड़ा सवाल है, और किस तरह करार दिया। फौरी तौर पर एक बंदा वो लापता होता है, लापता होने के बाद उसकी लाश मिलती है अगले दिन, और साथ ही उसको जो है वो खुदकुशी करार दे दिया जाता है, और वो दफन हो जाता है। फिर उसको दोबारा जब उसकी जो है वो बॉडी निकाली जाती है तो फिर इंकशाफात काजी साहब होते हैं। असल में जो हमारे पुलिस के जो अफसरान हैं, जो बड़े अफसरान हैं जिसमें आईजी डीआईजीज, ये जब कंप्रोमाइज होंगे और जब ये नीचे वाली अपने टीमों को गलत डिफेंड करना शुरू करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि जो बॉडी है उसकी कमर पर जो है वो गोली लगी है। कभी काजी साहब किसी ने देखा कि ऐसे हाथ को मोड़कर किसी ने ऐसे गोली मारी हो अपने आप को, और वो कमर में गोली लगे और गोली जो है वो पार कर जाए अपने आप को? खुदकुशी इस तरह होती है, या तो वो फ्रंट पे जो है वो खुदकुशी कनपट्टी पे होती है, या यहां पर होती है, या अपने हार्ट पर जो है वो गोली को मारेगा। कौन जो है वो पीछे जो अपनी कमर में गोली मारेगा और गोली जो है वो निकल जाएगी? कौन जो है वो खुदकुशी से पहले अपने आप का जो है वो जबड़ा तोड़ेगा और अपना नाक की हड्डी तोड़ेगा, और अपने जो है वो जबड़े के नीचे उसके यहां पर खून लगा होगा, सर पर जो है वो जख्म होगा? कभी ऐसी खुदकुशी किसी ने देखी, या कभी ऐसा केस हुआ? एटीट्यूड की बात, कैसी तफ्तीश थी? मैं अभी आपको मैंने एक जो फेफड़े हैं सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। उसके फेफड़ों में तेजाब पाया गया, उसके मैदे में तेजाब पाया गया, उसके हाथों में तेजाब पाया गया, उसकी जो शर्ट है उस पर किसी और का पसीना पाया गया। फिर यह है कि सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस केस को क्यों छुपाया गया? इसकी वजह तो फिर यही है ना, जो उंगलियां उठ रही हैं उस तरफ मामला होगा। अभी उसकी तफ्तीश होनी है, तहकीक होनी है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके पीछे नहीं होना चाहिए भाई। ये भी कहा जा रहा है कि ये क्रिप्टो का मामला था, लेन देन का मामला था। किसी वजीर का नाम नहीं ले रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता शर्जील साहब का कोई ताल्लुक इससे है? बिल्कुल हम नहीं ले रहे काजी साहब, हम तो ये बात कर रहे हैं। मगर एक सवाल है, सारा दिन बाजार अफवाहों का गर्म है, इसीलिए अफवाहें फैलती हैं। मैं आपको सब ये अफवाहें इसीलिए फैलती हैं कि जब तफ्तीश का अमल शिफाफ नहीं होगा, मेरी अर्ज सुने ना, नहीं मिलेगा तो फिर लोग तो बातें करेंगे। मेरी अर्ज सुने। बात क्या है? बात यह है कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, हमारे साथ नईम मुस्तफ़ा साहब थे। ये गाजियाबाद के थाने में जो बच्ची का रेप हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई सजा किसी ने नहीं हुई, अगो होनी भी नहीं। कभी हमने इसकी वजह गौर की है? जब हुक्मरानों के बच्चे जुर्म करते हैं, जो हुआ लाहौर में, उसको पुलिस ने कवर अप किया ना, तो अब पुलिस भी तो कहेगी ना और तुसी कीता तो सानू भी तो बचाओ। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, नंबर 1। नंबर 2, हसन मुर्तजा साहब, हम तो खुद पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर थे जब कभी पीपल्स पार्टी हयात हुआ करती थी। अब तो खैर से आप एक बिजनेस ग्रुप है, माफी चाहता हूं। मगर सवाल ये है कि ये क्या मुकाबला है कि आप बजाय हमें ये बताएं कि आपके सूबे में ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, एक बच्चे को कवर अप किसने किया, उसके पीछे कौन था? आपको गाजियाबाद याद आ गया। और यार आप इन बातों में मुकाबला कर रहे हैं आपने कि जी ज्यादा जलील अवाम हो रही है या यहां ज्यादा जलील हो रही है, और मैं कहूं नहीं, मेरे सूबे में कम जिल्लत हुई है। साहब आपको याद होगा कराची में इतना सिनिसिज्म, अरमगान कत्ल केस याद है आपको सर? इतना सिनिसिज्म यार, अरमगान कत्ल केस आपको याद है सर? उस पर भी हमने स्टोरी की थी। वो कत्ल यार, ये कत्ल, ये दोनों कत्ल के पीछे क्या है? जो स्टोरी आ रही है वो क्रिप्टो आ रही है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का कारोबार, 400-450 करोड़ का कारोबार की बातें हो रही हैं, लेन देन का बात हो रही है। चलें, इसके पीछे कौन है, उसके कत्ल के पीछे कौन है? बहुत सी अफवाहें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी अफवाहें हैं, और वो अफवाहें जो हैं वो तफ्तीश उसकी वजह से फैली हैं। इस केस को छुपाने की वजह से अफवाहें फैली हैं और फैल रही हैं। कौन कह रहा है कि शर्जील मेमन साहब का बेटा है उसमें? ये कौन कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? ये गलत कह रहे होंगे, हम इसको कहते हैं ये गलत कह रहे होंगे, लेकिन ये हो क्या रहा है काजी साहब? देखें, जब इंसाफ नहीं मिलेगा वक्त पे, जब ये पता नहीं चलेगा
कि एक जो है वो खुदकुशी है या मियां साहब, कत्ल है, या फौरी तौर पर पुलिस उस पर काम नहीं करेगी, मियां उसको साहब, छुपाएगी, पर्दा डालेगी, तो क्या होगा? वो गोलियां उठेंगी। मुझे क्लोजिंग करनी और है। सर दूसरा, मुझे क्लोजिंग करनी है, मेरी बात अर्ज सुने। एक तरफ काले धन के पहाड़ पर बैठे हुए ये शराफिया के बच्चे जो हैं वो जराइम पेशा हो चुके हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट ऑल दोज हु जो सामने आते हैं, और एक तरफ ये 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है, नीचे गुर्बत की जिल्लत से बर्बाद हो रहा है। तो ये है ये निज़ाम, यही इसकी हकीकत है। इसी पे आज का प्रोग्राम क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।